नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र चौधरी। कैसे हैं आप लोग? मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, हम लोग जो हमारा मेंस का सिलेबस है, उसके एक-एक टॉपिक से चर्चा शुरू करेंगे और वहाँ हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगामी क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं, छोटे 50 शब्द के और 100 शब्द के। और दूसरा, हम प्रत्येक टॉपिक को कम समय में कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे अर्थ को लेकर कि नीति शास्त्र का अर्थ क्या है, क्योंकि कई बार अर्थ को लेके भी प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है, जहां हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता है और यहाँ भी काफी छोटे-छोटे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अर्थ को लेके जब हम बात करें तो सबसे पहले नीति शास्त्र आपको ये सारी इनके जो आंसर्स हैं, जो संभावित क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो अपने यूट्यूब पर उसका लिंक मिलेगा और वहां आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम लगातार करते रहेंगे। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें एथिक्स की, एथिक्स शब्द जो है ये यूनानी भाषा के एथिका से बना और एथिका का अर्थ होता है रीति रिवाज या हम कहें आदत। दूसरा एक एथिक्स के समानार्थक शब्द का उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है मॉरल फिलॉसफी का। ठीक है, अब अगर मॉरल फिलॉसफी में हम मॉरल शब्द की बात करें तो मॉरल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मोरेस से बना और मोरेस का जो अर्थ है वो भी है रीति रिवाज। अगर यहां हम एक सामान्य अर्थ की बात करें तो नीति शास्त्र जो है वह आदतों और रीति रिवाजों का विज्ञान है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि साहब, रीति रिवाजों का और नीति शास्त्र का क्या लेना देना? देखो, बिल्कुल लेना देना है। जब समाज की कुछ परंपराएं, समाज के कुछ नियम जिनका व्यक्ति लगातार पालन करता है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाए गए, और जब उनका पालन करता है तो धीरे धीरे वो चीजें उसकी आदत में आती हैं और आदत में आने के कारण फिर कहीं ना कहीं हम उसके परिणाम और नैतिकता को आधार पे लेके आते हैं। तो यही समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के जो नियम हैं, वही नैतिक नियमों में परिवर्तित हो गए। लेकिन वर्तमान में नीति शास्त्र भी विज्ञानों की तरह आगे बढ़ी और जब आगे बढ़ी तो इसकी परिभाषा को भी परिवर्तित किया गया। यहां अगर हम परिभाषा की बात करें या हम सिर्फ इनके अर्थ की बात करें तो अर्थ पर बात जब आती है तो हम कहते हैं कि नीति शास्त्र आदतों एवं रीति रिवाज का विज्ञान है। सिर्फ इतना सा कहकर जब हम रह जाते हैं तो, लेकिन जब आधुनिकता की तरफ नीति शास्त्र भी बढ़ी और नीति शास्त्र बढ़ी तो सबसे पहले इसकी एक परिभाषा का निर्धारण किया गया। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी विषय अपने प्रारंभिक दौर से प्रारंभ होती है, कहीं ना कहीं वही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जब आधुनिकता की विज्ञान की तरफ बढ़ी तो नीति शास्त्र का जो परिभाषा दिया गया, तो कहा गया कि नीति शास्त्र
सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य के कैसे व्यक्ति के सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष एवं व्यवस्थित कैसा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से उनके उचित अनुचित शुभ अशुभ। अब उचित अनुचित और शुभ अशुभ की जब बात आई, ठीक है, तो निर्णय कैसे दिया जाए, देखो यहीं से नीति शास्त्र किधर टर्न लेगी वो महत्वपूर्ण है। का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि नीति शास्त्र सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले से फिर किस तरीके का विज्ञान हुआ, यानी नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है वह आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, ठीक है, सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष एवं व्यवस्थित, ठीक है, या उनके संबंध में उचित अनुचित निर्णय की बात। अब यहां दो चीजें, एक तो व्यक्ति के ऐच्छिक कर्म, आदर्श मूलक विज्ञान। विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो पहले विज्ञान पर चलने से पहले हम चर्चा करेंगे कि ऐच्छिक कर्मों की जो बात आई तो मनुष्य के कर्मों का किस तरीके से विभाजन है, ठीक है, मनुष्य के कर्म। अब हमने एक चीज पढ़ी कि मनुष्य के कर्म दो प्रकार के हैं, एक होते हैं ऐच्छिक कर्म और एक होते हैं अनैच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म कैसे हैं, ये अपने आप में एक 15 शब्द का प्रश्न है। अनैच्छिक कर्म क्या है, ये अपने आप में एक 15 शब्द का प्रश्न है, ठीक है। ऐच्छिक कर्म अगर हम सामान्य बात करें, इनके पूरे अर्थ आपको टेलीग्राम पे पूरे परिभाषित मिलेंगे, यानी कि जिन्हें व्यक्ति सोच समझकर करता है। पहला पॉइंट ऐच्छिक कर्म में क्या होगा कि जिन्हें व्यक्ति कैसे करता है, सोच समझकर करता है। दूसरा, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है, ठीक है। तीसरी बात करें, इसमें व्यक्ति को संकल्प की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है। जबकि अनैच्छिक कर्म कैसे हैं, जिनको व्यक्ति सोच समझकर नहीं करता है।
ठीक है, इनमें इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। और आगे हम बात करें कि व्यक्ति को इनमें संकल्प की स्वतंत्रता भी नहीं होती है। ठीक है, तो अनैच्छिक कर्म जैसे कि हृदय गति का धड़कना, श्वसन क्रिया, ठीक है, मलमूत्र का त्याग, पाचन क्रियाएं आदि ऐसी हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो शारीरिक रूप से होती हैं। अब देखिए नीति शास्त्र ने यहाँ एक और विभाजन में अनैच्छिक को आधार बनाया, क्योंकि जैसे कि पशु, छोटे बच्चे, मंदबुद्धि व्यक्ति। कैसे? पशु, छोटे बच्चे, ठीक है, और मंदबुद्धि व्यक्ति, इनको भी अनैच्छिक कर्मों के अंतर्गत रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि पशु जो है उसका अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं है। छोटे बच्चे जो समझते नहीं हैं तो उनका भी नियंत्रण नहीं होता। और मंदबुद्धि, क्योंकि इनको संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। संकल्प की स्वतंत्रता क्या होती है? यानी कि जब हम किसी कार्य को स्वयं प्रेरित होकर करते हैं, ना कि किसी से प्रभावित होकर या बाध्य होकर। लेकिन यहां कहीं ना कहीं बाध्यता भी देखी जा सकती है, ठीक है, और स्वयं प्रेरित क्योंकि ज्ञान नहीं है अभी, तो इनको हम नैतिकता के दायरे से बचा सके, इसलिए नीति शास्त्र में पशु, छोटे बच्चे और मंदबुद्धि व्यक्तियों को, कर्मों को अनैच्छिक कर्मों के अंतर्गत रखा गया। लेकिन जब ऐच्छिक कर्मों से हम आगे बढ़ते हैं तो ऐच्छिक कर्मों से आगे हम देखते हैं कि ऐच्छिक कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐच्छिक कर्म दो कौन से? एक उचित और एक अनुचित। आप जो जीवन में कोई भी काम करते हो, क्योंकि आप समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो ऐच्छिक कर्म जो हैं तो वो दो तरीके का निर्धारण हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। उचित यानी कि जो नीति के तरीके से, या इसके लिए हम शब्द कहें जो नैतिकता से संबंधित हो, ठीक है, या जो नैतिक नियमों के अनुरूप हो। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि जो नैतिक नियमों के अनुरूप हो। तो अनुचित कैसे हो गए? जो नैतिक नियमों के अनुरूप नहीं हो। जब उचित कर्म जो नैतिक नियमों के अनुरूप हो जाते हैं, वही हमारे क्या बन जाते हैं? कर्तव्य बन जाते हैं। चाहे हम स्वधर्म की बात करें, वर्ण धर्म की बात करें, आश्रम धर्म की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? कर्तव्य बन गया, क्योंकि नैतिक नियमों के अनुरूप है। इसलिए किसका निर्धारण हुआ? कर्तव्य का निर्धारण हुआ। और जब कर्तव्य का निर्धारण हो गया तो अब इसका हमें क्या करना है? पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्तव्य निर्धारण से आगे जब हम चलते हैं तो फिर ये हमारे अभ्यास, और अभ्यास से निर्धारण होता है आदत का। ठीक है, अभ्यास से निर्धारण कैसे हुआ? आदत का। यानी कि ये कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? नैतिक दायित्व है। आप जीवन में जब अच्छे कार्य कर रहे हो, उन कार्यों के दौरान आप देखते हो कि कुछ चीजें आपके कर्तव्य बन जाते हैं, जो नैतिक नियमों के अनुरूप, गलत चीज नहीं, अच्छी चीज। और जब कर्तव्य बन गए तो ये नैतिक दायित्व है।
अब निभाना पड़ेगा। निभाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। और जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, वो हमारी आदत बन जाती है। अर्थात जिन ऐसे कर्म जिनको जब हम लगातार करते हैं तो स्वतः ही करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप गाड़ी चलाना शुरू में सीखे तो ध्यान करो कि गियर चेंज करते समय ध्यान जाता था, फिर ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच के कॉम्बिनेशन पे भी ध्यान जाता, तो हम परफेक्ट नहीं। लेकिन जब लगातार गाड़ी की प्रैक्टिस की तो आपको कब गियर चेंज करना है, कब क्लच यूज करनी है, कब आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ से कट लेना है, आपको किस तरीके से गाड़ी निकालनी है, इसके लिए आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन्हें ऐसे कर्मों को हम कहते हैं अभ्यास जन्य कर्म। तो एक टर्म और यहां पर आ गया अभ्यास में ही कि अभ्यास जन्य कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न आ गया कि अभ्यास जन्य कर्म किसे कहते हैं। अब देखो, जब अभ्यास हम किसी चीज का लगातार करते हैं, आदत बन चुकी है, तो उसके बाद किस में होगा, आपके आचरण में चीजें आएंगी। ठीक है, अगर इससे आगे चलते हैं तो अभ्यास के बाद आचरण, और आचरण जो है वो किसका निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है। यानी कि आपके चरित्र का निर्माण कैसे हुआ, अभ्यास से। गांधी जी को लेके आइए, गांधी जी में के जो चरित्र की व्याख्या की जाती है वो उनके अहिंसा और शांति के गुण के कारण की जाती है। अहिंसा और शांति का गुण एक दिन में तो आया नहीं, वो नैतिक नियमों के अनुरूप है, उचित है। जब उचित है तो वो उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, और कर्तव्य समझा तो उसका अभ्यास किया, और अभ्यास के बाद शांति और अहिंसा उनके अंदर समाहित हो गई, उनके व्यवहार में प्रदर्शित होने लगा। जब व्यवहार की चीज आ गई तो आचरण में आएंगी, और आचरण ही चरित्र का निर्माण है। और जब कोई चीज आचरण में आ गई तो आचरण से क्या निकल के आएगा, फिर सद्गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाए, सद्गुण के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन कौन से उचित कर्म, अब आप देखिए कि ऐच्छिक कर्मों में जो उचित है वो कर्तव्य बने, जो कर्तव्य बना तो उसका अभ्यास किया, आदत में आई, अभ्यास किया तो आचरण का निर्धारण हो गया। आचरण का जब निर्धारण हो गया तो सद्गुण, यानी कि जैसे कि सुकरात कहते थे कि सद्गुण क्या है, जो व्यक्ति के आचरण में प्रदर्शित होने लगे। अब कैसे, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी विकट परिस्थितियों में असीम धैर्य रखना सीख लिया हो, ठीक है, और इसका जब अभ्यास किया तो उसमें साहस नामक सद्गुण स्थापित हो गया। विकट परिस्थितियों से जब व्यक्ति सामना करके निकलता है तो साहस आया, विपरीत परिस्थितियों में जब धैर्य स्थापित करने लगा तो संयम आया। तो ये सद्गुण कब आए, जब इनका हमने लगातार प्रयास किया, और जब प्रयास किया तो सद्गुण के रूप में स्थापित हो गए। यानी कि सद्गुण भी अपने आप में एक 15 शब्द का प्रश्न तैयार होता है। हालांकि जब हम छठी यूनिट में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की चर्चा करते हैं तो सद्गुण आता है, लेकिन क्यों आया है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, अब सद्गुण की बात करें तो सद्गुण क्या है, उचित कर्म है, और उचित कर्म जो आपके आचरण में प्रदर्शित होते हो, उचित कर्म। ठीक है, और ये व्यक्ति के स्थायी आंतरिक परिवर्तन है। उसके बाद आप में ये सद्गुण इस तरीके से स्थापित हो जाते हैं कि आपको कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, और आप उन कार्यों को स्वतः ही करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे 15 शब्दों के अगर प्रश्नों की हम बात करें, और यहां से आगे अगर हम थोड़ी सी शब्दावली और यूज करेंगे कि नैतिक शब्दों का किस तरीके से विभाजन किया जाता है। नैतिक शब्दों को हम
दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि जो मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन, ठीक है, और एक मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन। नैतिक शब्दों को दो भागों में जब बांटते हैं, यानी कि मनुष्य के जो कर्मों के मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं, तो नैतिक शब्द उपयोग में आते हैं उचित और अनुचित, ठीक है, कर्तव्य और अकर्तव्य। यानी कि मनुष्य के कर्मों का जो मूल्यांकन जिन हम नैतिक शब्दों के द्वारा करते हैं, उन्हें हम कैसे कहते हैं? नियम मूलक। अब यही एक प्रश्न है कि मनुष्य नैतिक शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, या नियम मूलक नैतिक शब्द कौन कौन से हैं, क्या काम आते हैं? तो नियम मूलक जो मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, जिनमें उचित अनुचित कर्तव्य और अकर्तव्य को रखा जाता है। जबकि चरित्र से संबंधित जब हम बात करते हैं, तो बात करते हैं शुभ अशुभ की, ठीक है, अच्छा बुरा की, ठीक है, उत्तम अधम, और प्रशंसनीय निंदनीय। ये चरित्र का मूल्यांकन, और चरित्र के मूल्यांकन अर्थात कब किया जाएगा? तो इसलिए कैसे होंगे? परिणाम मूलक होंगे। उचित क्या है वो कर्म का निर्धारण करेगा, और जो परिणाम है उसके अनुरूप शुभ और अशुभ का निर्धारण होगा। यानी कि जब हम उचित कर्म करेंगे तो परिणाम शुभ आएंगे, यानी कि परिणाम से आपके चरित्र का मूल्यांकन और कर्मों का मूल्यांकन उचित और अनुचित के द्वारा। इसलिए इन्हें हम नियम मूलक और इन्हें हम परिणाम मूलक नैतिक शब्दों के रूप में विभाजित करते हैं। यहां से आगे अगर हम चलें तो बात आती है नीति शास्त्र के विभाजन की, और नीति शास्त्र का विभाजन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।